Let's start revision of linear equations. लीनियर इक्वेशन बड़ा आसान सा टॉपिक है। इसमें आपको पता है कि आपका एक क्वेश्चन तो पक्का किस पे आएगा, कंडीशंस पर। आपको भी एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन तो 100%, दो भी आ सकते हैं, पर एक तो 100% कंडीशंस पर ही आएगा। तो हमारी कंडीशंस क्या होती है कि हमारी इक्वेशन से यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो यदि आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मींस इट विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, क्योंकि लाइंस यदि इंटरसेक्ट करती तो उस पॉइंट पे सॉल्यूशन होता, तो सॉल्यूशन नहीं होगा, तो सिस्टम क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। ठीक, यदि हमारे तीनों का रेशियो इक्वल है तो सिस्टम क्या हो गया, कंसिस्टेंट, बिकॉज इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और लाइंस कैसी हो गई, कोइंसाइडिंग लाइन। कोइंसाइडिंग लाइंस को हम डिपेंडेंट इक्वेशंस भी कहते हैं, क्योंकि दोनों सेम आती है ना, तो इसको डिपेंडेंट करके भी कहा जाता है। डिपेंडेंट बोले तो कोइंसिडेंट लाइन, इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट सिस्टम बोले तो यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हमारा लास्ट केस होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन इज यूनिक, मींस एक आंसर आएगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो 100% कल आपके पेपर में एक क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे आएगा। जैसे क्वेश्चन है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। कंसिस्टेंट है मतलब सॉल्यूशन है, पर इंडिपेंडेंट है मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। डिपेंडेंट होता तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन। देन द वैल्यूज ऑफ k, वैल्यूज मीन्स दो आंसर आएंगे, तो 2 अपॉन 3 यूनिक सॉल्यूशन है, इज नॉट इक्वल टू k अपॉन -9। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 से ये कैंसिल हुआ, 3 -3 इधर गया, तो 2 इंटू -3 -6 इज नॉट इक्वल टू k। k की वैल्यू -6 नहीं हो सकती, उसके अलावा सारी वैल्यूज पॉसिबल है। k इज नॉट इक्वल टू -6, तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -6। हाँ, आंसर क्या आएगा, ऑल रियल नंबर या ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -6। 6 नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला आएगा, -6 है। ठीक है, +6 -6 और ये सब देंगे, आप वाइजली चूज करो। सेकेंड क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब लाइन पैरेलल। लाइन पैरेलल मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल, a1 क्या है 4, b1 क्या है -5, तो 4 अपॉन -5 अपॉन इधर क्या आएगा k, और इक्वल टू वहां पर क्या है 3, तो k की वैल्यू क्या हो गई, k उधर, ये 3 4 12, 5 आएगा डिनोमिनेटर में और नेगेटिव साइन इधर, तो k की वैल्यू होगी -12 अपॉन 5। तो इसका ये हो जाएगा, द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, क्योंकि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो 5/3 वैल्यू है और उधर +5/3 है, इधर -5/3 है ना, तो ये न्यू सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन द कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस विल बी। कंसिस्टेंट है मतलब सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन कब निकलता है, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो या लाइन कोइंसिडेंट हो, दो केस में, तो आपके दोनों आंसर आएंगे। लाइंस आर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और लाइंस आर कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू रखें तो यहां पर x है मतलब कोफिशिएंट 1 है, यहां पर 3x है मतलब कोफिशिएंट 3 है, दिस इज नॉट इक्वल टू b1 मतलब -k एंड b2 मतलब +2। तो ये इधर मल्टीप्लाई हुआ और माइनस साइन भी इधर आ गया, तो k इज नॉट इक्वल टू -2 अपॉन 3, मतलब k की वैल्यू -2 अपॉन 3 नहीं होगी, इसके अलावा सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ m एंड n सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 सब इक्वल होंगे। तो a1 क्या है, 2m-1 x मतलब x का कोफिशिएंट
2m माइनस 1, x नहीं लिखेंगे, हाँ सिर्फ उसका कोफिशिएंट a x, तो 2m माइनस 1 x, तो a क्या हुआ 2m माइनस 1, यहाँ पर क्या है 3, तो अपॉन 3 इक्वल टू b का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट यहाँ 3 और यहाँ पर क्या है n माइनस 1 इक्वल टू c दैट इज -5 एंड इधर भी इधर ही लिखा हुआ इक्वल टू 0 है, तो -5 अपॉन -2 मतलब +5/2। यदि एक इधर हो एक उधर हो तो दोनों सेम साइड पे करके फिर डिवाइड करना, हाँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, देखो अब इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या दिख रहा है कि ये वाली वैल्यू से यदि हम इक्वेट कर दें तो हमारा आंसर सीधे आ जाएगा n का। हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो इधर m इधर n आंसर नहीं आएगा, mn प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएंगे। पर हम इसको इक्वेट कर दें तो 3 2 6, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 5n माइनस 5 इधर ट्रांसपोज हुआ, इधर आकर +5 हो गया, तो 6 + 5 11 इक्वल टू 5n, डिवाइड में आ गया 5, तो n की वैल्यू क्या आ गई 11/5। अब हम n की वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम इसको भी किससे इक्वेट कर देंगे 5/2 से, तो ये 5 3 15 और ये उधर जाएगा तो 2m -2 इधर आकर +2 हो जाएगा, तो 17/2, m की वैल्यू 4m होगा, सॉरी 2 2 4m। ओहो एक सेकेंड, ठीक, ये 5 3 15 2 2 4m -2, ये हुआ -2 इधर आके प्लस हुआ, 4 इधर आया डिनोमिनेटर में, तो m की वैल्यू क्या आ गई 17/4 और n आ गया 11/5। आराम से करना, जल्दबाजी में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आपका कंसेप्ट होता है इंटरचेंज कोफिशिएंट का, जैसे यहां पर हमको दिया है कि इस क्वेश्चन में 217x प्लस 131y, इधर 131x और 217y, इसका x का कोफिशिएंट इसके y में आ गया, इसका y का कोफिशिएंट इधर x में आ गया है, और नंबर बहुत बड़े बड़े हैं। छोटे नंबर होते तो हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर देते, पर नंबर्स आर वेरी बिग, तो हम क्या करते हैं एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, तो जो वैल्यू इधर आएगी इधर भी यही आएगी, क्योंकि वैल्यू में नंबर्स तो वही है 131 और 207, तो हमने इन दोनों को ऐड किया तो इक्वेशन क्या बनी 348x प्लस 348y और इसको ऐड करके आया 1740। ये इक्वेशन पक्का जो भी नंबर आया इससे डिवाइड हो गई, तो आपने इससे डिवाइड किया 5 टाइम्स हो गई और आपकी इक्वेशन थी छोटी सी प्यारी सी इक्वेशन आ गई x + y = 5। अब हम क्या करें, हम इन दोनों इक्वेशंस को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें। हाँ, हमने इनको आपस में इन्हीं इक्वेशंस को ओरिजिनल को माइनस किया, तो 217 में से 131 माइनस किया 86 आया, इधर भी 86 आएगा, बस साइन चेंज हो गया, ये प्लस है ये माइनस है तो -86y, इनको माइनस करके भी आया हमने, फिर 86 से डिवाइड हो रही है इक्वेशन, डिवाइड कर दिया तो क्या बचा x - y = 1, ऐड किया 2y कैंसल 2x = 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, x 3 है तो y क्या आ गया 2। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है और ये कंसेप्ट आ सकता है ना, ये इजी कंसेप्ट है, इतना टफ नहीं है, तो इट कैन कम इनटू द एग्जाम। अब ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको याद ही होंगी, पर मैं आपको एक बार याद दिला दूं, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है l × b, पेरीमीटर क्या होता है 2 टाइम्स l + b, स्क्वायर का एरिया a², पेरीमीटर 4a, ट्राइंगल का एरिया डिपेंड्स हाफ बेस इनटू हाइट या √3/4a², या हेरॉन्स फार्मूला से भी निकालते हैं, उसकी जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी हालांकि आपको। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है 3 × साइड, ठीक। तो हमारा जैसे क्वेश्चन है कि रेक्टेंगल है, अब वैल्यूज निकालो x और y की, यहां पर लिखा है x + y और यहाँ लिखा है 30, यहाँ लिखा है 40 और यहाँ लिखा है x - y, एंड दिस शेप इज रेक्टेंगल। तो आपको क्या पता है कि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो हम डायरेक्टली इक्वेट कर देंगे, तो x + y = 30 हो गया और x - y = 14 हो गया, ऐड करने पे कैंसिल हो जाएगा y, 2x = 44, x की वैल्यू क्या आ गई 22, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, तो हमारी ये वैल्यूज क्या आ गई x और y की 22 8। तो ये कंसेप्ट आप याद रखो, ये बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके चारों पॉइंट ऑन द सर्कल लाई करते हैं, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट ऑन द सर्कल लाई करते हैं
उसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, और यदि किसी भी दो एंगल का सम 180 हो तो हम उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। दो एंगल्स का सम 90 हो तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। हमको कॉम्प्लीमेंट कब मिलता है? जब हम कोई राइट करते हैं, और राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन सम राइट एंगल के इक्वल 90 डिग्री के इक्वल, और सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब सम 180 डिग्री के इक्वल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। तो कभी यहाँ पर एंगल्स इक्वेशंस लिख दे 3x 2x वगैरह, तो आपको पता है कि ऐड करके इक्वेट करना है 180 से। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपका ट्राइंगल्स में भी था, उसमें हमारी ये लाइन एक्सटेंड हो जाती है, तो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है ना। ये अपोजिट एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, ये बेसिक्स है जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आपको जरूरत पड़ती है। अब यदि बोला था स्मॉलर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 36 डिग्री स्मॉलर देन द लार्जर वन, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल दिया मतलब एक कंडीशन बिना लिखे आ गई कि दो एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब 90 होगा। अब बोला है कि स्मॉलर इज 36 डिग्री स्मॉलर, तो वही मैंने मान लिया y स्मॉल है, तो x माइनस वाई इज 36। ऐड करेंगे y कैंसल, 2x इक्वल टू 126। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 से डिवाइड किया 63, तो x आपका आ गया 63 डिग्री। सब्स्टिट्यूट करते तो y क्या आ जाता? 27 डिग्री। 27 63 से 36 स्मॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलर ऑफ द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 46 डिग्री मोर देन द स्मॉलर एंगल। अब एंगल्स क्या दिए हैं? सप्लीमेंट्री, मतलब x प्लस वाई इज 180, और यहां भी रिलेशन दोनों में दिया है कि वो 46 डिग्री बड़ा है, तो x माइनस वाई इज 46। अगेन आप ऐड करोगे y कैंसल, 2x इक्वल टू, इनको ऐड किया तो 226, 8 4 12 26, 2 से डिवाइड किया 113, तो x की वैल्यू 113 आ गई। 180 में से 113 को माइनस कर दो, 720 67 80 है ना, 13 720 और 60 80, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 67 डिग्री। ठीक, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आप एकदम आराम से कर सकते हो। और इंटीरियर एंगल्स का सम ट्राइंगल में 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है। एज के क्वेश्चंस का कंसेप्ट आपको क्लियर है। यदि किसी की भी प्रेजेंट एज x है और बोला बिफोर 2 इयर्स एज, तो हम उसमें से 2 माइनस करेंगे, आफ्टर 5 इयर्स बोला तो हम उसमें 5 प्लस करेंगे, है ना। और हमारा एक कंसेप्ट और क्या होता है? बच्चों की एज। बहुत सारे बच्चे दिए हैं कि सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन 3 चिल्ड्रन, इट डिपेंड्स कितना दिया है। जैसे यहाँ पर मैंने लिया है सम ऑफ एज ऑफ 4 चिल्ड्रन, तो हम क्या करेंगे? फादर की एज x ले ली, सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन इज y। ऐसा नहीं कि हर बच्चे की एज अलग अलग, सारे बच्चों की एज का सम हमने y ले लिया। तो यदि हमें बोला 2 साल पहले, तो उनकी एज में y में से 4 बच्चे हैं, सबकी एज 2-2 साल कम होगी, तो 4 2 8 कम होगा। और यदि बोला 5 साल बाद, तो सबकी एज में 5 ऐड होगा, 4 बच्चे हैं तो 4 into 5 20 ईयर्स ऐड हो गए। ये बात ध्यान रखना है ना, ये एकदम आसान सी बात है पर इसमें गड़बड़ हो जाती है। अब ये क्वेश्चन है द एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द सन्स एज। 3 times मतलब उसका 3 टाइम और उससे 3 years मोर मतलब +3। तो y, यदि हमने बच्चे की एज y ले ली, फादर की एज x ले ली, तो x इक्वल टू 3y + 3, 3 टाइम्स से 3 इयर्स ज्यादा। फिर बोला 3 इयर्स हेंस मतलब भी आफ्टर, बाद में 3 साल बाद, तो इसकी एज हो गई x + 3, एक ही बच्चा है तो उसकी एज क्या होगी? y + 3। अब क्या बोल रहा है? 3 इयर्स हेंस द एज ऑफ फादर विल बी 10 years मोर, 10 years मोर मतलब +10, देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन, सन की एज के डबल से, तो सन की एज ये है उसका डबल किया और उससे 10 ज्यादा तो +10 किया। अब ये क्या हो गए? इक्वल टू ईच अदर। अब हम क्या करें? यहाँ पर हमको जरूरी नहीं है कि हम इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाए पूरा, हम यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके 1 वेरिएबल में बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना जरूरी नहीं है। तो हमने x की जगह ये रखा, तो 3y + 3 + 3 क्या हो गया? 6। इसको ओपन कर दीजिए तो 2y + 2 3 6 + 10, कैन यू सी 6 6 कैंसिल हो रहे हैं, 2y इधर आके माइनस होगा तो 3y - 2y क्या हो गया? y।
तो y इक्वल टू 10, बच्चे की एज क्या आ गई 10 साल, पापा की एज क्या हो गई 10 3 30 प्लस 3 33, तो फादर की एज 33 है, सन की एज 10 है। 3 साल बाद क्या होगा, इसकी एज होगी 13, इसकी एज होगी 36, तो 13 का डबल दैट इज 26, और उससे भी 10 साल ज्यादा, उसमें 10 ऐड करेंगे तो 36 आएगा। मैच हो गया आंसर, आपको पता चल गया कि आपने करेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों की एज के सम से, तो बच्चों की एज का सम हमने क्या अज्यूम किया y, फादर की एज क्या अज्यूम की x, तो फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, तो x इक्वल टू 3y। 5 साल बाद फादर की एज में तो 5 ईयर्स ऐड होगा, पर बच्चों की एज में क्या ऐड होगा 10, क्योंकि 2 बच्चे हैं और दोनों की एज 5-5 साल बढ़ेगी। 10 बच्चे होते हैं तो 50 साल ऐड हो जाते हैं, 5 10 जा, जितने बच्चे मल्टीप्लाइड बाय जितना ईयर, जितने साल बाद या जितने साल पहले बोला उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y प्लस 10। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 ईयर्स द एज ऑफ द फादर विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। अभी भी फादर की एज बच्चों की एज का डबल है, तो मैं x की जगह यहां पर भी डायरेक्टली 3y सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो 3y प्लस 5, इसको ओपन करेंगे 2y प्लस 20, 3y माइनस 2y, y 20 माइनस 5 15, तो बच्चों की एज का सम 15 साल है और फादर की एज 15 3 45 ईयर्स है। 5 साल बाद x प्लस 5, इनकी एज क्या हो गई 50, और 15 में 10 ऐड हुआ तो इनकी एज क्या हो गई 25, 25 का डबल होता है 50। दोनों कंडीशन वेरीफाइड, मीन्स आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये आप मतलब बेसिक से आपको पता है, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन कई पेपर में आया है। इक्वेशन x एक्सिस की क्या होती है, y इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। यदि आपको बोला कि लाइंस जो हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम x इक्वल टू a और y इक्वल टू b, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेंगी, तो x इक्वल टू a विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, y इक्वल टू b विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी x की जो वैल्यू है और y की जो वैल्यू है उन पॉइंट्स पर। तो x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है, तो दे विल बी इंटरसेक्टिंग एट a, b। यदि हमें दिया होता है ये 2 है ये 3 है, तो लाइंस इंटरसेक्ट करती 2, 3 पर। ये बात क्लियर। अब पर यदि आपको दे दिया x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, तो x इक्वल टू a भी y एक्सिस के पैरेलल, x इक्वल टू b भी y एक्सिस के पैरेलल, तो ये लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी उस केस में पैरेलल, दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे विल बी पैरेलल। यदि x इक्वल टू कांस्टेंट नंबर्स दे दिए, दोनों x इक्वल टू है ओनली और कोई y नहीं है, तो लाइंस विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, तो आपस में क्या हो गई पैरेलल। ऐसे यदि y इक्वल टू दे दिया होता तो लाइंस कैसे होती, पैरेलल टू x एक्सिस, वो भी इंटरसेक्ट नहीं करती। और यदि एक लाइन आपकी ये वाली है x एक्सिस के पैरेलल और एक y के पैरेलल है, तो ये इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पर। इनमें से कुछ भी पूछ ले बिल्कुल करेक्ट करना, कोई गलती मत करना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपको पता है x अपॉन y लेते हैं। यदि न्यूमरेटर में 2 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो x प्लस 2 अपॉन y माइनस 1, फ्रैक्शन बिकम्स 3/2। फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, 3y माइनस 3 इक्वल टू 2x प्लस 4, इसको इधर ले जाएंगे तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 उधर जाके ऐड होगा -7। इस तरह से हमारी इक्वेशन फ्रेम हो जाती है ना। इसमें आपको मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा, एकदम इजी कंसेप्ट है फ्रैक्शन का। चलो एक क्वेश्चन करा देती हूँ। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both its numerator and denominator। तो फ्रैक्शन हमने लिया x अपॉन y, दोनों में 2 ऐड किया तो फ्रैक्शन क्या बन गया 9/11। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 2 18 होगा। इन सबको इधर लाया तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22 माइनस 4। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, इट बिकम्स 5/6 इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमने दोनों में 3 ऐड किया, तो हमने दोनों में 3 ऐड किया मतलब x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3, फ्रैक्शन क्या बन गया 5/6। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15
6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18 दैट इज -3। दोनों इक्वेशन में हमको क्या नजर आ रहा है कि कोई भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। ये आया -3। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेशन के लिए आई कैन आइदर मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 6 एंड सेकेंड बाय 11, या फर्स्ट को 5 से सेकेंड को 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वॉट एवर यू फाइंड ईजियर। सपोज मैंने इसको 6 से और इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या पता है कि x तो एलिमिनेट होगा, तो x तो कैंसिल ही होना है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज कर दो क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे, ये प्लस ये प्लस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 11 6 6 11 66, 6 9 का क्या हुआ -54y, और ये 11 5 का क्या हुआ +55y, तो इधर आपका क्या बचा y, और ये हो गया 6 4 24, और ये हो गया 11 3 33। माइनस करेंगे 33 में से 24 तो आंसर क्या आ गया 9, तो y की वैल्यू आ गई 9। y की वैल्यू 9 है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, 9 5 45, उधर जाएगा तो 6x इक्वल टू -3 + 45, क्या बचा +42, 6 से कैंसिल होता है तो x की वैल्यू आ गई 7, तो फ्रैक्शन क्या बना 7/9। दोनों में 2 ऐड किया तो क्या बन गया 7 और 2 9, 9 और 2 11, और दोनों में 3 ऐड किया तो 7 + 3 10, 9 + 3 12, कैंसिल होता है, 2 5 10, 2 6 12, फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। ठीक है, अभी 2 डिजिट नंबर का मैंने बहुत सारी चीजें लिखी थी पर मुझे लगता नहीं कुछ कराने का मतलब है, क्योंकि आपको पता है कि 2 डिजिट नंबर के किसी भी क्वेश्चन में आप डायरेक्टली आंसर सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो एमसीक्यू के केस में कि कौन सा आंसर जो है वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है, आप आंसर से देख सकते हो, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इसका मुझे आपको ट्रिक्स बताने की कोई जरूरत है। नंबर हमारा 10x + y लेते हैं, डिजिट्स नेगेटिव नहीं आती, 1 से 9 के बीच में आती है, फ्रैक्शन में नहीं आती, 0 नहीं आती है, और उल्टा करेंगे तो नंबर 10x + y का 10y + x बनता है। सम ऑफ द डिजिट्स या डिफरेंस ऑफ द डिजिट बोला है तो x + y या x - y, माइनस के केस में दोनों पॉसिबल है, y - x भी हो सकता है। यदि इससे आंसर नहीं आए तो ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। और यदि हमने ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज नंबर को ऐड किया तो इक्वेशन इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 11। 11x + 11y = 11 का कुछ मल्टीपल आएगा तो आप डिवाइड कर दो 11 से, तो सिंपली x + y = m करके इक्वेशन बन जाएगी। और यदि हमने दोनों नंबर को माइनस किया, ओरिजिनल माइनस इंटरचेंज या इंटरचेंज माइनस ओरिजिनल, तो इक्वेशन 100% 9 से डिविजिबल होती है, इस फॉर्म में बन जाएगी। तो हम उसको 9 से डिवाइड कर दें, जैसे चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। डिजिट्स का सम मतलब x + y इज 12। 10x + y 12 नहीं है, 10x + y तो नंबर है, तो डिजिट्स का सम मतलब x + y। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, मतलब नया नंबर पुराने नंबर से 18 ज्यादा है, तो आपकी कंडीशन क्या हुई ये वाली, 9y - 9x = 18। 18 इज 9 2 डिवाइड किया तो इक्वेशन क्या बनेगी -x + y = 2। y - x कैन बी रिटन एज -x + y = 2। अब आप देखो ये ऐड करती कैंसल, 2y = 14, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7, y 7 रखेंगे तो x क्या आ गया 5, तो नंबर क्या बन गया 57। इंटरचेंज करेंगे 75, 75 57 से 18 ज्यादा है, और 7 + 5 इज 12, है ना, ये आंसर आ गया। तो आप इसमें आपको यदि आंसर पता होता कि ये 70 मतलब ऑप्शंस होते तो आप उसमें भी सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो कि 57 और 75 का डिफरेंस 18 है क्या, हाँ, और ये दोनों का सम 12 है या नहीं है, उसे पता चल जाता है। तो ये क्वेश्चंस तो जनरली हम प्रैक्टिस करें आप तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे हो जाते हैं। अदरवाइज सम ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज नंबर का 165 है, तो इक्वेशन 11 से डिविजिबल होगी, तो हम सीधे क्या लिखेंगे शॉर्ट में x + y, इसको 11 से डिवाइड किया 15 सीधे बन गई। 9 सब्ट्रैक्ट किया नंबर से, तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, मतलब यहां पर वो क्या कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर -9 = इंटरचेंज नंबर, तो हम 9 उधर भेज दें और इसको इधर ले लें, तो हमारा आंसर क्या आएगा 9x - 9y = 9। तो ये कंडीशन क्या बन गई x - y = 1, कैंसल, 2x = 16, x क्या आ गया 8, x 8 है तो y क्या आ गया 7, तो नंबर क्या बन गया
87, इनको इंटरचेंज करेंगे 78, पहले वाले से 9 कम है ना। तो ये डायरेक्टली ऐसे हो जाता है थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से। तो ये वाला मैं छोड़ रही हूँ, कोई फायदा नहीं। 132 है तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब बोट एंड स्ट्रीम के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको पता है स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस लिखना हो तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और टाइम लिखना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड की टर्म में इक्वेशन बन जाती है। बोट की स्पीड स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी, जब पानी बह नहीं रहा है। हमको प्रॉब्लम ही क्यों होती है कि भाई पानी ऐसा रुका हुआ है यदि, तब तो हमने बोट की स्पीड क्या अज्यूम कर ली कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। पर चक्कर क्या है कि पानी फ्लो करता है, एक ही डायरेक्शन में रिवर फ्लो करती है। तो यदि ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दिस इज नोन एज डाउन स्ट्रीम। एक्चुअल स्पीड क्या हो जाती है x प्लस वाई। और अब हम चले तो गए, वापस आएंगे तो हमारा डायरेक्शन ये हो गया, पर वो रिवर तो या स्ट्रीम तो अभी भी इधर ही जा रही है। तो एक्चुअल स्पीड क्या हो गई x माइनस वाई। दिस इज नोन एज अप स्ट्रीम, दिस इज नोन एज डाउन स्ट्रीम। विद द करंट अपोजिट टू द करंट, दिस इज अपोजिट टू द करंट, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब आपका क्वेश्चन इसमें होता है तो हम टाइम इक्वल टू टाइम की टर्म में इक्वेशन बनती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देते हैं, इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। तो अपॉन में x प्लस वाई और x माइनस वाई आएगा, तो हम उसको ये a और b अज्यूम करके रिड्यूस करते हैं लीनियर इक्वेशन में। जैसे क्वेश्चन है अ बोट गोज 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब 32 अपॉन एक्स माइनस वाई। और यदि हमने 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को a ले लिया और x प्लस वाई को b ले लिया तो हम डायरेक्टली क्या लिख लेंगे अभी 32a। और आपके दिमाग में होना चाहिए a मतलब 1 अपॉन एक्स माइनस वाई और b मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब b। टाइम कितना लगा 7। डिस्टेंस अपॉन स्पीड विल गिव यू टाइम। इसमें कितना टाइम लगा, इसमें कितना टाइम लगा, मिला करके 7 घंटे। 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। अब स्पीड निकालना है बोट की स्टिल वाटर में और स्ट्रीम की स्पीड, दोनों हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पर क्या दिख रहा है 8 4 जा 32 है, 8 5 जा 40 है। तो हम इसको एलसीएम के लिए क्या करें 8 5 जा 40, इसको 5 से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 4 4 जा 60, 160 होता है तो वो भी 160 आएगा, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको पता है तो कैंसिल हो जाएगा, तो आप सिर्फ इस पे फोकस करो। हाँ, साइन चेंज, साइन का ध्यान रखना, साइन में गड़बड़ मत कर लेना, ये तो कैंसिल होगा। इसको 36 5 जा क्या हुआ 180b और 7 5 जा 35, इसको किया 4 8 जा 32 बचा 3, 4 4 जा 16 और 3 19, 192b माइनस है इक्वल टू 9 4 जा 36, साइन यहाँ भी माइनस है। तो 192 में से 180 गए तो क्या बचेगा 12b और इधर क्या आ गया -1, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 12, पर b आपका क्या था 1 अपॉन x प्लस वाई। तो आपको एक इक्वेशन क्या मिल गई कि x प्लस वाई इज 12। और दूसरा आपका है ये वाला, आप b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 1/12 आई है। आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्योंकि ये इक्वेशंस डिविजिबल है 12 से b वाले। तो हमने सपोज फर्स्ट में रखा तो ये क्या हुआ 32a प्लस 36 इंटू बी इज 1 अपॉन 12 इक्वल टू 7। 12 3 जा 36, 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 32a इक्वल टू 7 माइनस 3 4, 4 8 जा 32, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 8, पर a क्या था x 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 8। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो 2x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू आ गई 10, सब्स्टिट्यूट करेंगे y की वैल्यू क्या आ गई 2। तो यदि इसके ऑप्शन दिए होते, मेरे पास इसमें एमसीक्यू में ऑप्शन नहीं थे, यदि ऑप्शन दिए होते तो देखो मैं ऑप्शन से भी चेक कर सकती हूँ। तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हुई 10 - 2 मतलब 8 और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हुई x प्लस वाई मतलब 12। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन में क्या बोला था 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम, जाने में कितना टाइम लगेगा 4 से डिवाइड किया 8 घंटे और 12 से इसको डिवाइड किया डाउन स्ट्रीम 3, 8 प्लस 3 सॉरी 8 से डिवाइड किया तो 8 4 जा 32, 4 प्लस 3 7 घंटे आ गए। फिर सेकेंड केस में बोला था 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 40 डिवाइडेड बाय 8 क्या है 5 घंटे। एंड 48 किलोमीटर 12 4 जा 48,
+4, आंसर क्या आया 9। तो यदि एमसीक्यू में ऑप्शंस हो, इस ऐसे यदि आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आता है तो एमसीक्यू के ऑप्शंस सब्स्टिट्यूट करके, पर क्या ध्यान रखना कि स्पीड आपकी उसमें बोट की और स्ट्रीम की दी होगी, तो आपको वो नहीं सब्स्टिट्यूट करना है। मैंने यहाँ 10 और 2 नहीं रखा है, मैंने उनका सम और उनका डिफरेंस, सम किस में रखा, डाउन स्ट्रीम वाले को डिवाइड करने के लिए, और अप स्ट्रीम में उनका डिफरेंस लिया है, ठीक है। और कभी क्वेश्चन ऐसा हो जैसे जिसमें सिर्फ आपको एक ही स्पीड निकाल कर दी हुई हो, तो फिर आप नहीं चेक कर सकते, सब्स्टिट्यूट करके आप काम नहीं कर पाओगे, तब आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम का कंसेप्ट एकदम सिंपल है। यदि आप कोई काम 10 दिन में करते हो तो एक दिन में उसका 1/10 करोगे, 5 डेज में 5/10 मतलब हाफ वर्क करोगे। तो हमको यदि ऐसा बोला है कि 1 मैन अलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन X डेज एंड 1 वुमन कैन अलोन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन Y डेज, तो एक मैन का एक दिन का काम कितना हुआ 1/X, और एक वुमन का एक दिन का काम क्या हुआ 1/Y। अब यदि हमको बोला है कि 2 मैन और 3 वुमन मिलकर के काम 3 दिन में कर रहे हैं, तो 2 मैन का 1 डे वर्क क्या हो गया 2 × 1/X दैट इज 2/X, 3 वुमन का 1 डे वर्क क्या हो गया 3 × 1/Y दैट इज 3/Y। ये एक दिन का काम है, तो 3 दिन में काम क्या हो गया पूरा, मतलब =1। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, हाँ। और ये आपका टोटल वर्क 1 होता है, तो ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 1/X आ रहा है, 1/Y आ रहा है, तो हमको इसको अज्यूम करना पड़ेगा A एंड B। तो ये क्वेश्चन भी हम डायरेक्टली माइंड में हम चीजें कुछ कर सकते हैं जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाए। तो कंसेप्ट क्लियर है आपको मेन वुमन का या टाइम एंड वर्क का, कि हमको उसको डिवाइड बाय 1 डे वर्क को मल्टीप्लाई करना पड़ता है नंबर ऑफ वर्कर्स से। तो अब इस क्वेश्चन में हमको दिया है 4 men and 6 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। तो हमने मैन को अज्यूम कर लिया कि X डेज में कंप्लीट करते हैं, तो 1 डे में कितना करेंगे 1/X, मल्टीप्लाई बाय 4 होगा तो 4/X। 6 बॉयज का 1 डे वर्क क्या हुआ 6/Y, काम कितने दिन में हो रहा है 5 दिन में, तो =1/5 ये आएगा। सेकेंड कंडीशन में आपको बोला है 3 men मतलब 3/X काम करेंगे एक दिन में, एंड 4 बॉयज तो 4/Y, दे फिनिश इट इन 7 डेज, तो =1/7। अब आप इसको 1/X को A और 1/BY को B अज्यूम करके इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/X A करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन गई 4A + 6B = 1/5, एंड ये इक्वेशन हो गई 3A + 4B = 1/7। अब हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बजाय 7 और 5 को इधर मल्टीप्लाई करके, क्योंकि फिर नंबर बहुत बड़े हो जाते हैं। अभी हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो ये हमारा क्या हो रहा है 3 4 = 12A + 3 6 = 18B = 3/5। ये हो जाएगा 4 3 = 12A + 4 4 = 16B = 4/7। अब दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें नजर आ रहा है कि ये कैंसल, 18B - 16B 2B और इक्वल टू क्या आया 3/5 - 4/7। एलसीएम 7 और 5 का क्या आ जाएगा 35, 7 3 = 21, 5 4 = 20, वैल्यू क्या आ गई 1/35। किसकी वैल्यू है 2B की, तो B की वैल्यू क्या होगी 2 उधर जाएगा डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई होगा 35 से, तो वैल्यू क्या हो गई 1/70। पर B क्या था 1/Y। तो आपको क्या पता चल गया कि a boy can alone finish the same piece of work in 70 days। अब B की वैल्यू 1/70 है, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें किसी भी इक्वेशन में जहां पर हमने B की टर्म में लिखा है, तो B की जगह मैं 1/70 रख दूं या Y की जगह 70 रखूं, एक ही बात है ना। B की वैल्यू रख देती हूँ 70, तो जो ये वाली छोटी इक्वेशन है इसको यूज करो। तो हमने यहाँ पर किस में रखे 70, चलो इसमें रख दिया, तो इसकी जगह 3A + 4 × 1/70 = 1/7 है। ये कैंसिल हुआ 2 से 35, या हम 70 से एलसीएम ले लेते इजी पड़ता, तो 3A = क्या हो गया 1/7 - 2/35।
35 और 7 का एलसीएम 35, ये हो गया 5 माइनस 2 विच इज 3/35, इधर 3a है इधर भी 3a कैंसिल हो गए, a की वैल्यू 1/35, मतलब अ मैन कैन अलोन फिनिश द पीस ऑफ वर्क इन 35 days while a boy will take 70 days to do the same piece of work। अब डिस्टेंस टाइम वाला जो ये क्वेश्चन होता है, इसमें आपका बड़ा आसान सा कंसेप्ट है कि दो गाड़ियां अलग अलग जगह से स्टार्ट हो रही हैं, एक यहां से चल रही है एक यहां से चल रही है, हाँ एक यहां से स्टार्ट हुई एक यहां से स्टार्ट हुई। इफ द ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन की ये कार तो इधर ही जा रही है, ये कार भी इधर जा रही है, तो आगे जाकर मीट करेंगे। तो इस केस का देखो शॉर्टेस्ट तरीका क्या है कि जी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमने इसकी स्पीड x अज्यूम की, यहां से स्टार्ट हुई उसकी स्पीड y, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड्स माइनस होंगी, x माइनस वाई इक्वल टू उनके बीच में इनिशियल डिस्टेंस जैसे 150 है तो इक्वल टू क्या आएगा 150 डिवाइडेड बाय सेम डायरेक्शन में जाने में टाइम कितना लगा था, दे टेक 15 आवर्स, तो हम इसको 15 से डिवाइड करके हम सीधे इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 10। फिर आपको सेकेंड पार्ट में बोला व्हेन दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, तो प्लस होगा, तो इधर x प्लस वाई आ गया और इक्वल टू, तो डिस्टेंस तो 150 ही है और डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ पर टाइम क्या दिया है 1 आवर, तो 1 से डिवाइड करने का कोई सेंस नहीं। तो देखो इक्वेशन कितनी आसानी से बन जाती है, x प्लस वाई इक्वल टू 150, ऐड किया ये कैंसल 2x 160, तो x क्या हो गया 80 और y क्या आ जाएगा 70, है ना। कंसेप्ट समझ में आया? तो देखो अगला क्वेश्चन आप ओरली कर लोगे। ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट, कार सेम डायरेक्शन में जाती है 7 घंटे में मिलती है। सेम डायरेक्शन में मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 70/7 क्या हो गया 10, एंड व्हेन दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 1 आवर। 1 आवर मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 70/1 मतलब 70, ये आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत भी है क्या, ओरली हो जाएगा ना, 2x इक्वल टू 80, तो x क्या आ गया 40, सब्स्टिट्यूट करोगे y क्या आ जाएगा 30, तो आपकी दोनों की स्पीड आ चुकी है 40 और 30। ये रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्संस, यदि हमको दिया है दो लोगों की इनकम का रेशियो 7:6 है और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 6:5 है, तो हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, हमने इनकम का रेशियो x ले लिया, एक्सपेंडिचर का रेशियो y ले लिया, तो मेरी इनकम में से मेरा खर्चा माइनस करोगे तो मेरी सेविंग आएगी। तो मेरी इनकम है 7x, मेरा खर्चा है 6y और सेविंग दिए रखी है 2000 रुपए। हाँ, तुम्हारी इनकम 6x, तुम्हारा खर्चा 5y और तुम्हारी भी सेविंग 2000। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो x और y की वैल्यू आएगी। यदि हमसे सिर्फ इनकम पूछी है तो हम सिर्फ x निकालेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दें इसकी इनकम, 6 से मल्टीप्लाई कर दें दूसरे बंदे की इनकम, और यदि हमें एक्सपेंडिचर भी पूछा है तो हम उसमें से सिंपली 2000 सेविंग माइनस कर दें तो हमें सीधे एक्सपेंडिचर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन भी आपको आता है कि लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज ऑफ 3 days। हाँ, 3 डेज का चार्ज फिक्स है और उसके बाद पर डे चार्ज लगता है। अब्दुल ने 30 रुपए दिए, बुक उसने 6 दिन रखी थी। हाँ, तो आपका क्या होगा फिक्स चार्ज x प्लस 6 डेज में से 3 डेज माइनस कर देंगे क्योंकि 3 दिन का किराया फिक्स है, तो बचा 3y और टोटल पेमेंट क्या किया 30। कायरा ने बुक 40 रुपीज रखी, उसका चार्ज क्या हुआ 40, फिक्स चार्ज तो सेम है और उसने 9 डेज रखी थी, तो 9 में से 3 दिन का किराया फिक्स था, तो वो बचा क्या 6y, माइनस करा ये कैंसल, ये माइनस 3y इक्वल टू -10, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10/3, y की वैल्यू 10/3 इसमें रख देते तो x प्लस 3 इंटू 10/3, 3 कैंसल 10 इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू क्या आ गई 30 माइनस 10 दैट इज 20, तो फिक्स चार्ज 20 रुपीज है, पर डे चार्ज क्या हो गया 10/3, ये आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन आपका बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको पहले कराए हुए हैं। मैंने ये कंसेप्ट सिर्फ इसलिए डाला कि एक बार रिकॉल हो जाए आपको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्यों डाला है, क्योंकि तुम्हें याद रहे कि नेगेटिव मार्किंग मतलब x माइनस वाई। यदि टोटल क्वेश्चंस एग्जाम में 1 मार्क मिलते हैं राइट आंसर के और लूज करते हो हाफ मार्क्स, जयंती ने टोटल 120 क्वेश्चंस किए, तो राइट नंबर ऑफ क्वेश्चन x, जो इनकरेक्ट किए वो y, तो टोटल उसने 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ये बन गया। अब हर करेक्ट क्वेश्चन पे उसको 1 मार्क मिल रहा है, 1 इंटू x, और हर गलत क्वेश्चन पे हाफ मार्क लूज कर रही है, मतलब -12y, और वैल्यू क्या दे रखी है उसके नंबर कितने आए 90। यदि 3 मार्क्स मिलते तो 3x, 2 कटते तो -2y, या माइनस का ध्यान रखना, मैं इनको डायरेक्टली माइनस कर दूं, ये कैंसल, y, या आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो, आपके लिए शायद वो भी ज्यादा इजी होगा। तो हमने इसको
एलसीएम लिया तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर होगा तो ये हो गया 180। अब आपका ये प्लस वाई माइनस वाई डायरेक्टली कैंसिल, x प्लस 2x क्या हो गया 3x, इसको ऐड किया ये क्या आ गया 300, तो x की वैल्यू क्या आ गई 100। तो उसके 100 क्वेश्चन करेक्ट थे, तो इनकरेक्ट कितने हो गए 20 के उसके कितने नंबर कट गए 10, तो उसको कितने मिले, उसमें दिया था 90 है ना, ये आ गया। अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है रुपए वाला। अ मैन हैज सर्टेन नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹20 एंड ₹5, 20 रुपए और 5 रुपए के कुछ नोट है, तो आपको पता है कि और उसकी वैल्यू 380 है, तो यदि नंबर ऑफ 20 रुपीज नोट x ले लिया और नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट y ले लिया, तो उनकी वैल्यू क्या हो गई 20x प्लस 5y और इक्वल टू क्या हो गया 380। अब बोला कि यदि नंबर ऑफ नोट्स दोनों तरह के बदल दिए, मतलब 20 रुपए के y नोट और 5 रुपए के x नोट, तो इक्वेशन क्या बनी 5x प्लस 20y और इक्वल टू क्या हो गया दे अमाउंट टू 60 लेस देन बिफोर, पहले से 60 रुपए कम हो गए, तो 380 माइनस 60 क्या हो गया 320। अब इसको सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं कि कितने रुपए के कितने नोट, तो मैं सिंपली इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 4 जा 20, 20 4 जा 80, 32 4 जा तो 64, 64 2 जा 1280, माइनस 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 ये कैंसल, 5y माइनस 80y इज माइनस 75y, इसमें से ये जाएगा माइनस में आएगा, 80 माइनस 80 इज 0, 0 12 माइनस 3 इज 9, तो माइनस माइनस कैंसल, y क्या हो गया 900 डिवाइडेड बाय 75। 15 के टेबल में आता है 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 5 12 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 12, तो y मतलब 5 रुपए के 12 नोट है, तो हम इसमें रख देते हैं, तो 12 5 जा 60, 60 उधर जाके माइनस होता है, 380 माइनस 60 320 डिवाइडेड बाय 20, तो ये क्या हो गया 16, तो 20 रुपए के 16 नोट, 5 रुपए के 12 नोट हो गया ये क्वेश्चन आपका। अब हमारा 2 क्वेश्चन और बचे हैं। द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस, ये जो 2 ग्राफ है इस तरह का कभी आपको दे करके उसके अंदर एरिया पूछ ले कि इसके अंदर एरिया कितना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, ये x एक्सिस है और ये आपका ग्राफ है, यहां पर वैल्यू दिख रही है -1, यहां वैल्यू दिख रही है 4, यदि वैल्यू नेगेटिव में है तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 0 to 4 4 यूनिट और 0 to -1 1 यूनिट, तो दिस डिस्टेंस इज 5, और इसका हमको क्या देखना है ओनली y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ 2,3 दिख रहा है और इसे ऐसे देखते तो भी y की वैल्यू 3 है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया 3, तो इसका बेस है 5 और हाइट है 3 और एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हाफ भी मल्टीप्लाई होता है, तो हाफ ऑफ 5 3 15, तो आंसर क्या आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। अब इस केस में हमको बोला कि ये पैरेलल लाइन से ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस बड़े ट्राइंगल के एरिया में से इस वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा, तो बड़े ये अब ये एंगल 90 है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी भी हाफ बेस इंटू हाइट है। अब इसका बड़े ट्राइंगल का बेस क्या हुआ 6 यूनिट्स, तो हाफ इंटू 6, और बड़े वाले की हाइट भी क्या है 6, इसका y कोऑर्डिनेट 6, 36/2 18 माइनस हाफ, इसका हाइट है 4 और बेस भी 4, तो हाफ 16/हाफ इंटू 16 कैंसिल हुआ 8, 18 माइनस 8, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या आ गया 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो एकदम इजी कंसेप्ट है। तो विद दिस आवर रिविजन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज over. I hope all the concept is clear. If you have any doubts, please WhatsApp me. Thank you.